शहर सरकार को लेकर लगभग तस्वीर साफ हो गई है और प्रत्याशी चयन को लेकर चल रही खींचतान पर भी विराम लग गया। बीजेपी ने सूची जारी कर इंदौर और रतलाम मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव और रतलाम से प्रहलाद पटेल का नाम फाइनल किया। वहीं ग्वालियर से सुमन शर्मा का नाम फाइनल हुआ। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के सामने एक और चुनौती, वो चुनौती है वार्ड पार्षदों का टिकट वितरण, जिसके लिए दोनों पार्टियां माथापच्ची करती नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने पार्षद टिकट वितरण को लेकर गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत दावेदार जिस वार्ड के मतदाता हैं, उसे वहीं से टिकट देने के निर्देश दिए गए। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 7 दिन चुनावी मोड में ही रहती है। अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं तो सामाजिक काम करते हैं। राजनीतिक दल होने के नाते जो हमने काम किए हैं उसका प्रतिशत, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और फिर से नगरोदय में लगेगा, नगरों के विकास में लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य बहुत साफ है। देखिए, ये चुनाव एक आम कार्यकर्ता का चुनाव होता, पार्षदों का। कमलनाथ जी का निर्णय उन आम कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्हें मौका नहीं मिलता। स्थानीय स्तर का मतलब ही यही हुआ कि उस वार्ड में जो कांग्रेस के लिए वोट मांगने निकलता है, बूथ पे बैठता है, गली मोहल्ले में उसकी पकड़ है। अधिकतम जगह उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय है। इसलिए हमने ये कहा कि कार्यकर्ताओं का चुनाव इसलिए उन्हीं के हाथ में देना चाहिए। वहीं अब निकाय चुनाव में सियासी दलों का फोकस वोटर्स को रिझाने पर है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के प्रत्याशी वोटर्स के घरों की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरकार की योजनाओं, कामकाज की उपलब्धियों का बखान कर वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ सरकार को याद दिलाकर वोटर्स को रिझाने की कोशिश में है। पार्टी ने मुझे आज जवाबदारी दी है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का आभारी हूँ, माननीय वीडी भाई साहब का आभारी हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। मैं शहर की जनता, रतलाम नगर की जनता से वादा करता हूँ कि उनको एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त होगा रतलाम नगर में कि वो जीवन भर याद रखेंगे। भोपाल की जनता से, बैरागढ़ की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जब मुझे मौका दिया था तो मैंने सबकी सेवा करने का खूब प्रयास किया और जो भी कुछ कमी है वो मैं इस बार पूरा करना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि हम लोग यदि साफ मन से और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करें तो कोई भी हमें सेवा करने से नहीं रोक सकता है। गौरतलब है कि एमपी निकाय चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 17 और 18 जुलाई को चुनाव नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून है। इस बीच निकाय चुनाव में वादे, दावे, तमाम चीजों का सिलसिला चल पड़ा है। आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ गई है। अब देखना होगा कि किस सियासी दल का दावा कितना दमदार होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई है। अगर बात की जाए तो सिर्फ एक सीट कांग्रेस की रतलाम, जहां पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जीत जो है इस बार हमारी होनी है और निकाय पर कब्जा करने की बात भी बार बार कांग्रेस दोहरा रही है। बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या नए चेहरों को जिताना सियासी दलों के सामने बड़ी चुनौती? क्या सियासी दलों के लिए गले की फांस बन गया पार्षदों का टिकट वितरण? क्या कांग्रेस के नए फॉर्मूले ने दावेदारों का बिगाड़ा गणित? किसके दावों और वादों पर जनता करेगी भरोसा?
अब बारी जनता की है और तैयारी सियासी दलों की है, लेकिन देखना यह है कि इन दावों में कितना दम है और वक्त रहते वो सामने भी आएगा। लेकिन अभी जो सियासी गणित लगाया जा रहा है, जिस तरीके से चेहरे सामने लाए गए हैं, ग्वालियर में काफी मंथन के बाद बीजेपी नाम तय कर पाई है। आखिर इस सब के पीछे सिर्फ सियासत ही दिख रही है या आने वाले चुनावों का असर भी इसमें अभी से शामिल है, इसे समझते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद जाट मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सभी का। आनंद जी, अगर देखा जाए एक सीट आपके तरफ से बाकी रह गया, उस पर नाम का ऐलान होना, लेकिन बाकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। तैयारी को लेकर, दावे जीत को लेकर आप काफी आश्वस्त लग रहे हैं। और इसके पीछे अगर देखा जाए जो मुद्दे आप लेकर सामने जा रहे हैं वो स्थानीय कम नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर जो आप टारगेट सेट करके बैठे हैं, क्या लगता है इससे मदद मिलेगी? ऐसा मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में, एक विजनरी नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास आदरणीय कमलनाथ जी जैसा सक्षम और सबल नेतृत्व है, जिन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए पेयजल का अधिकार यानी कि पीने के पानी के अधिकार की बात की और उन्होंने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की। तो ये स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित करते हैं और 70% रोजगार स्थानीय स्तर के युवाओं को देने की योजना पर उन्होंने काम शुरू किया था। तो ये सब स्थानीय स्तर का मामला है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 18 साल से मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश की जनता को बेबसी, भूखमरी और गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी और महंगाई जो है आज तांडव मचा रही है और मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कमी है, अर्थात वहां पर पेट्रोल पर ताला लग चुका है। तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अदूरदर्शी और जन विरोधी जो नीतियां हैं उनका परिणाम है। अब दूसरी बात जो चुनाव को लेकर कहना चाहता हूं वो सीधे तौर पर यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कि बाबूलाल गौर साहब ने भोपाल में नर्मदा जल लाने का वादा किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। आज क्या मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हर घर में नर्मदा जल पहुंच गया है? बिल्कुल नहीं पहुंचा है। चाहे BHEL का इलाका हो या जो गरीब बस्तियां हैं या सिर्फ आज अगर नर्मदा का पेयजल पहुंचा है तो वो 4 इमली और रोहित नगर जैसे पॉश इलाकों में जहां बड़े अधिकारी और नेतागण रहते हैं। मध्य प्रदेश में जो यदा कदा हर जगह से हमारे पास तस्वीर आ रही है जहां पेयजल का संकट है। मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले 25 वर्षों में पानी का जो मध्य प्रदेश की जनता पानी पिएगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्लान है? मैं जानना चाहता हूं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि गांव के युवा जो हैं गांव में रोजगार प्राप्त कर ले, उनका प्रवसन शहर की तरफ ना हो, सवाल हो जाए, प्रवसन ना हो, इसके लिए क्या योजना है? चलिए पूछ लेते हैं। सनवर साहब हमारे साथ है, बोलिए। नाज़नीन जी, हमारे विद्वान साथी ने बहुत अच्छी बात कही पर थोड़ा सा चुप कर गए। उन्होंने कहा कि उनके जो नेता हैं कमलनाथ जी, उन्होंने नल जल योजना का आगाज किया, उन्होंने स्वास्थ्य की बात कही। अरे साहब, नल जल नहीं, स्वास्थ्य कांग्रेस ने कभी नाम नहीं दिया। 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को देने का प्लान बनाया। आयुष्मान कार्ड, 55 आयुष्मान कार्ड, नगरीय निकाय पर बात करनी है। नगरीय निकाय पर 4 लाख, सनवर जी नगरीय निकाय पर बात करनी है। 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। 16 नगर निगम, आप म्यूट कीजिए अगर उनकी बात का जवाब नहीं लेना। 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। चलिए उनको बोलने दीजिए, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। उनके प्रश्न का मैं सीधे उत्तर दे रहा हूँ। अगर जी बोलिए। फिर मैं हट जाऊंगा। नाज़नीन जी, नल जल पर अगली बार बात करेंगे। जी सनवर जी, उन्होंने नल जल की बात की थी, पीने के पानी के अधिकार की बात की। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। नहीं, इस तरह से हम नहीं बैठेंगे। उनके सीधे सवाल का हम सीधा जवाब दे रहे हैं, वो बीच में बोलेंगे और आप उसको म्यूट नहीं करेंगे तो हमको छोड़ना पड़ेगा आपकी डिबेट को। सनवर साहब बोलिए, बोलिए। नाज़नीन जी, इन्होंने स्वास्थ्य की बात की। अरे आयुष्मान कार्ड क्या होता है, कांग्रेस की सरकारों ने कभी सोचा था? आज 4 लाख रुपए तक का बीमा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को मिले, इसके लिए आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनाया जा रहा है। यह स्वास्थ्य की चिंता किसने की? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की।
नल जल योजना, उन्होंने कहा कि 25 साल की आपकी क्या योजना है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 7 करोड़ परिवारों में देश के नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर घर घर में नल जल, हर घर में नल जल पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे। 2029 के पहले एक एक घर में 25 साल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है हमारे विद्वान साथी। 2029 के पहले हर घर में नल जल का इंतजाम होगा। उन्होंने कहा कि 2018 के पिछले 18 वर्षों में क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे रोडों में गड्ढे या गड्ढे में रोड है। मध्य प्रदेश की हालत रोडों में यह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे खराब थे, पानी का इंतजाम नहीं था, बिजली आती है या जाती है पता नहीं चलता था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है। 26,000 प्रति व्यक्ति आय से 1,25,000 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति की आय हुई है। मध्य प्रदेश में 7 लाख सिंचाई का। चलिए ठीक है सनवर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर बीजेपी को केंद्र की योजनाओं को गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सनवर साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, उनकी तो नहीं सुनेंगे। कृषि प्रधान प्रांत को छोड़कर इन 18 सालों में मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का और प्रथम आने का मौका मिला है मध्य प्रदेश को। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां पूछेंगे तो मैं 1000 उपलब्धि आपको बैठकर यहाँ गिराऊंगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवदत्त जी भी हैं। आप भी मध्य प्रदेश ठीक है दुबे जी, आपने सुन लिया सनवर साहब को। और अगर बीजेपी के प्रचार प्रसार को देखें, नगर सरकार के प्रचार प्रसार में भी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से क्या कुछ किया गया ये बताने की जरूरत पड़ रही है स्थानीय चुनावों में। और वहीं अगर देखा जाए तो माथापच्ची भी बहुत हुई है चेहरों को सामने लाने में। ग्वालियर पर जहां एक पेच फंसा हुआ था, सुमन शर्मा नाम फाइनल हो गया। और जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि ऊपरी दबाव है, ये भी माना जा रहा था कि सिंधिया जी भी चाहते हैं, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बार बार सामने आ रहा था। और जो नाम फाइनल हुआ है ये माना जा रहा है कि वो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी काफी गंभीरता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब किसी भी चुनाव में टिकट वितरण का मौका आता है तब उसको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप देखें कि 18 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक पार्षदों की लिस्ट दोनों ही दलों की ओर से अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में नहीं आई है। और कहा जा रहा है कि या तो 17 को या 18 को आएगी। आज अभी भी एक रतलाम का कांग्रेस का टिकट रह गया है, कुछ देर पहले ग्वालियर का भाजपा का टिकट क्लियर हुआ है। तो भाजपा जैसी पार्टी जिसमें संगठन सर्वोपरि और हमेशा काम करने वाली, सक्रिय करने वाली, तो उसको तो बहुत पहले से तय हो जाना था किस प्रत्याशी को कहाँ लड़ाना है। लेकिन दल है, ये राजनीतिक दल है, इसमें ऐसी समस्याएं आती हैं, नेताओं के अहम टकराते हैं और जिस तरह से परिवार बढ़ रहा है तो उसमें अब हिस्सेदारी भी बढ़ती है। तो आप देखें पहले ग्वालियर में यदि नरेंद्र सिंह तोमर चाहते तो टिकट जो भी हो गया, लेकिन अब वहाँ सिंधिया भी है और आप ही लाए हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी, इंदौर में देखो आप कितनी कश्मकश चली, इंदौर के नेताओं को भोपाल बुलाया गया, एक नाम तय हो गया, फिर सुबह कहा गया नहीं दूसरा, मतलब कितना कवायद चली। और कांग्रेस तो अभी तक रतलाम का दे भी नहीं पाई है, जबकि विपक्ष में है पार्टी, इतने दावेदार भी नहीं होंगे। तो जिस तरह से ये दावेदार तो बहुत है दुबे जी, दावेदार के चक्कर में तो जूतम पैजार हो गई। आप कह रहे हैं दावेदार नहीं है, कांग्रेस तो यही कह रही है जोश बहुत है। लेकिन फिर भी आपने जो सवाल उठाया वो पूछ लेती हूँ। ठीक है, हमारे साथ हैं आनंद जी। क्या बात है कि रतलाम को लेकर अभी तक आप नाम फाइनल नहीं कर पाए? नहीं, रतलाम को लेकर दरअसल चूंकि पार्टी ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से 16 नगर निगम और पार्षदों के तक के बारे में एक सर्वेक्षण करवाया और उस सर्वेक्षण के बाद जो है नाम निकल कर आए तो रतलाम को लेकर जो है सहमति स्थानीय स्तर पर नहीं बनी। फिर दोबारा सर्वे आया और अब मेरे ख्याल से कल तक वो टिकट हम फाइनल कर देंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र मेरे मित्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर उन्होंने नाम सुना होगा तो उसने कहा है कि इसी भारत में 47 लाख मौतें जो है वो कोविड के कारण हुई है। और जिन कुशाभाऊ ठाकरे को पितृ पुरुष बताते हैं, उनकी जन्म शताब्दी सेवा ही संगठन के रूप में मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्हीं के 2 भतीजों को इंदौर में ऑक्सीजन की कमी से
जान गंवानी पड़ी थी। तो ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थितियां हैं और इसी स्थिति में नीति आयोग के उस इंडेक्स पर भी बात की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। नीति आयोग का इंडेक्स जो है इनके सारे दावों को किताबी बताता है, जो कहता है कि मध्य प्रदेश में आज भी 32% आबादी यानी कि 2.5 करोड़ लोग गरीब हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में नीचे से तीसरे नंबर यानी कि 16वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर यानी कि 17वें नंबर पर है। तो मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो कहावत है वो केवल जो है कमीशन खोरी और नेताओं के जो भ्रष्टाचार के जरिए के लिए ऋण लिया गया, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो आनंद जी, आप वो बात कर रहे हैं जिन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सामने आप ये तस्वीर रखेंगे कि मौजूदा जो काम हो रहा है सरकार की तरफ से वो बेहतर नहीं है, और आप अगर आते हैं, आपको मौका मिलता है तो आप इस तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे जो आप जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को आप लेकर आएंगे उन लोगों के नामों पर मुहर लग जाएगी शांति से, क्योंकि अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, गाइडलाइन की बात करें, जहां कमलनाथ जी कुछ नया जोड़ देते हैं वहां पर मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो ये गाइडलाइन जो है इसमें भले आपने ये कहा कि जोश बहुत था इसलिए कुर्सियां चल गई, इसलिए आपके जो लोग थे आपस में लड़ गए, लेकिन क्या अब जब आप पार्षदों के नाम तय करेंगे तब वहां पे शांति दिखेगी कांग्रेस में? निश्चित तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं और हम सब उनके कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आप सब ने देखा कि किस तरह से शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट में खंड खंड बटी हुई है और खींचतान जारी है। अभी आगे आगे देखिए किस तरह से हमारे यहां की पनौती भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टॉवल करवाती है। चलिए, अब जो चले गए वो यहाँ पर पनौती हैं और वहां पर भी टेंशन दे रहे हैं, ये कहना है आनंद जी का। सनवर जी, मुश्किल ये है नाजनीन जी कि ये बड़े गंभीर चिंता का विषय है कांग्रेसी मेरे विद्वान भाई के लिए और उनकी पार्टी के लिए कि जो इनके यहाँ गुटों में बटे थे वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए एकजुट क्यों हैं? इनके लिए सवाल यह है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि गुटों में कैसे बटे होते हैं। जो ये कहते हैं कि खेती मैं बोता हूं, काटता कोई और है। जो ये कहते हैं कि अरे भाई मंच से बोलते हैं काम हमको दीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। ये 2 साल से खोज रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में जो नेता विपक्षी दल से भी आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। उनकी योग्यता के आधार पर उनको टिकट दिया जाता है, उनकी योग्यता के आधार पर उनको दायित्व दिया जाता है और वो समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। तो इनकी मुश्किल यही है। लेकिन सनवर साहब, कांग्रेस ये कहती है कि जो आप यहाँ लंबे वक्त से काम कर रहे हैं आप उनके काम को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ सियासी फायदे के लिए जो दूसरे दल से आते हैं उन्हें आप टिकट दे देते हैं, उन्हें आप मौका दे देते हैं और आप ये कहते हैं कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। जी, जवाब बताइए। 16 टिकट हमारे तय हो चुके हैं नाज़नीन जी। 16 टिकट 16 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। चाहे बाहर से आया हो चाहे अंदर से हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, योग्य है, उसको टिकट दिया जाएगा। 2 लोगों के तो इस्तीफे करवाए हैं सरकारी नौकरी से। वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। अच्छा, पहले से ही कार्यकर्ता थे। पार्टी के अच्छा बता दिया आपने कि वो सरकारी नौकरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं था। विधायकों को चुनाव लड़ाने का काम किया। इनके उदयपुर के चिंतन शिविर में तय हुआ था कि हम एक व्यक्ति को एक पद देंगे। चलिए, मैं आनंद जी की बात सुन लेती हूँ। ठीक है सनवर साहब, तय हुआ, उसका पूरा उलट काम कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया। ये हालत है कांग्रेस की। ठीक है, बोलिए, पहले से जवाब ले लेती हूँ सनवर साहब। करते हैं सनवर जी, हो गया नीचे। सनवर जी, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। आनंद जी, देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज गुट, नाराज गुट और महाराज गुट में बटी है। इसीलिए सनवर साहब ने जो है मालिनी गौड़ जो निवर्तमान महापौर और विधायक हैं उनका विरोध कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो विधायक होने के साथ साथ महापौर थे इंदौर के, उनका विरोध कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 प्रत्याशी जो है वो आयात करने पड़े। तो ये मेरी समझ में आता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दोहरी नीति अपनाती है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जिस प्रकार से भारतीय
जनता पार्टी आज जनता के बीच महंगाई के कारण बुरी तरह से अलोकप्रिय हो गई है, बेरोजगारी के कारण अलोकप्रिय हो गई है, कोविड कुप्रबंधन जो है वो सदी का सबसे बड़ा फेल्योर मैं कहना चाहता हूं। तो मध्य प्रदेश की समझदार जनता जानती है और आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बारे में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हम भविष्य के साफ और सुरक्षित शहर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और ऐसे शहर नहीं, जैसे इन्होंने आदर्श ग्राम योजना कहा था कि सांसद गोद लेंगे, तो वो मैं पूछना चाहता हूं कि वो अभी गोद में ही है या चलने लगे हैं? समझ लेते हैं, हमारे साथ दुबे जी भी है। ठीक है, आनंद जी लौटूंगी, आनंद जी लौटूंगी, दुबे जी हमारे साथ है। दुबे जी कहां से दिखेगा आदमी? दुबे जी, बहुत सारे मुद्दे हैं और उस पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो रणनीति यहाँ पर कमलनाथ जी तय कर रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि हम उन्हीं लोगों को सामने ला रहे हैं जो हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही परिवारवाद की जो बात बार बार भाजपा कर रही है उससे भी एक दूरी बनाकर रखनी है, भले इन चुनावों की बात करें या 2023 और 24 की बात करें, भाजपा बार बार इस पर बात कर रही है। लेकिन राजनीतिक भविष्य क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारे नेताओं का इस बार भी तय होगा जिसमें कमलनाथ भी शामिल हैं? देखिए, जिस तरीके से पीढ़ी परिवर्तन के दौर से राजनीति गुजर रही है उसका असर सब पे होगा, लेकिन एक बात है कि अनुभव की भी राजनीति में बहुत महत्व है। और आज पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया, भाजपा ने, तो उसको पसीना आ गया टिकट तय करने में कि आखिर जीतने वाला कौन होगा। अन्यथा यदि क्राइटेरिया नहीं होता तो कृष्णा गौर भोपाल से और मेंदोला इंदौर से ऐसे प्रत्याशी इनके भी आ जाते। जैसे कांग्रेस ने जीत की योग्यता को सर्वोपरि रखा और उसने अपनी पार्टी के अधिकतम बेहतर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। तो जब दल का बहुत प्रभाव होता है, उसका जीत की पट्टी पे जब वो चढ़ती है तब वो प्रयोग करती है, जैसे भाजपा भी प्रयोग कर रही है 2023 और 24 के लिए कि हमें नए चेहरों को लाना है। और इतने स्थानीय चुनाव से वो कोशिश कर रही है कि हम नए चेहरों की शुरुआत करें, और इसमें उसका एक टेस्ट हो जाएगा कि नए चेहरे क्या सफलता पाते हैं। अन्यथा फिर 2023 में हो सकता पार्टी रणनीति भी बदले। लेकिन कमलनाथ ने तो 2018 में भी यही किया था कि वो सर्वे कराते हैं और जो बेहतर प्रत्याशी होता है उसको मैदान में उतारते हैं, क्योंकि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है। इसलिए कमलनाथ की जो रणनीति हमेशा रहती है कि बेहतर प्रत्याशी देके वो अपनी जीत की संभावनाएं देखते हैं। और यही उन्होंने अभी भी किया है कि उनके जो प्रत्याशी आए उसके बाद भाजपा को अच्छी खासी कसरत करनी पड़ी। प्रदेश कार्यालय में 3-4 दिन लगातार बैठ के रही, मुख्यमंत्री दिल्ली गए, फिर लौट के आए, फिर देर रात तक बैठे रहे, फिर सुबह बैठे रहे, ऐसा करते रहे। क्योंकि अब कोई भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती 2023 के लिए, और इन चुनावों को इसलिए दोनों दल गंभीरता से ले रहे हैं कि इसके परिणाम एक माहौल बनाएंगे प्रदेश में 23 के लिए। यही कारण है कि कसरत लंबी हो रही है। अब चुनाव में प्रचार भी बहुत घमासान वाला होने वाला है। केवल पार्षदों की टिकट आने दीजिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल है 2023 के लिए। चलिए पूछ लेती हूँ कि सनवर साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं। सनवर जी, क्या लग रहा है कि एक सियासी तौर पर अगर देखा जाए कमलनाथ जी की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं, सर्वे कराते हैं, जीत सुनिश्चित हो इसके लिए ही ऐसे चेहरों पर दांव लगाया जाता है, और जैसा कि दुबे जी ने कहा कि इसलिए बीजेपी को भी थोड़ी कसरत करनी पड़ी इस बार? नहीं, माननीय दुबे जी की बात से मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कसरत करती है और 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है, समाज क्षेत्र में जाकर काम करती है। अब मैं अगली बात का जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कमलनाथ जी को कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट गुरु है। वाकई साहब कितने बड़े मैनेजमेंट गुरु है कि वो 404 वाली जब संसद थी कांग्रेस की उसमें भी सांसद थे, और जब वो 44 रह गए उसमें भी सांसद थे। तो कैसे मैनेजमेंट गुरु है, 404 से 44 पर ले आए, और मुख्य नेता थे कांग्रेस के। जब सरकार बनी 15 साल बाद तो इतना दम्भ और इतना घमंड कि 15 माह भी पूरी नहीं चला पाए। ऐसे मैनेजमेंट गुरु है और ऐसे सर्वे कराते हैं। अब उनके सर्वे के नतीजे और उनके मैनेजमेंट के गुरु के नतीजे हमारे सामने हैं। जब वो 15 माह भी सरकार नहीं चला पाते हैं, वो अपने वरिष्ठ नेता को बोल देते हैं कि उतर जाए मैदान में जिसको उतरना है,
तो उतर ऐसे अपमानित करने का काम वो करते हैं। सनवर ऐसे जी, मैनेजमेंट क्या गुरु बीजेपी भी कुछ मेरे नए मुद्दों पर बात करेगी? क्योंकि अगर ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है, अगर आप पुरानी बात ही दोहराते रहेंगे तो नया जनता के लिए क्या मैसेज होगा बीजेपी की तरफ से? देखिए नाज़नीन जी, हमने कभी नहीं कहा किसी पक्ष को कमजोर। हम तो चाहते हैं इनका आंतरिक मामला ये कैसे कि उस पर काम करे, लेकिन समाज क्षेत्र में काम करने के कारण से, राजनीतिक दल होने के कारण से जब आप सवाल करते हैं तो हम जवाब देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है अपने शीर्ष नेतृत्व पर, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, या वो प्रदेश का नेतृत्व हो शिवराज सिंह जी चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जी। ठीक है, आपकी टीम मजबूत है, आप किसी को कमजोर नहीं कह रहे। पूछ लेती हूँ, कल्याणकारी योजना, ठीक है, ऐसे गरीब कल्याण योजना को लेकर और विकास को लेकर हम आनंद जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी, अगर एक पद छोड़ा, कमलनाथ जी ने ये कहा कि संगठन को मजबूत करना है, उसकी रक्षा करना है, और आपकी पार्टी में ये बहुत कमजोर कड़ी है। ये बार बार अगर हम बात करें, चाहे वरिष्ठ पत्रकार से, चाहे हम बीजेपी से, ये बार बार दोहराया जाता है। तो क्या इसको काट पाएगी कांग्रेस की, इसे गलत साबित करेगी? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा जो है वो भारत के लोगों की विचारधारा है, और मध्य प्रदेश का ये चुनाव जो नगरीय निकाय का है ये ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और जनता के बीच ये चुनाव है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये चुनाव लड़ रही है और जनता के मुद्दों पर बात कर रही है। आप देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके एक मंत्री दूसरे मंत्री को कुर्ता पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाती है कोविड के दौरान, ये इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें करती है। वो कांग्रेस पार्टी में जो नेता अपनी 50-50 विधायकों की टिकट फाइनल कराते थे, वो आज इंदौर और ग्वालियर में अपनी टिकट के लिए तरसते रह गए। एक आखिरी सवाल है, चर्चा को विराम दूंगी। कांग्रेस कोविड की बात कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत सारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी आपने बात करी। आनंद जी, कांग्रेस की अपनी रणनीति क्या होगी अगर आपको मौका मिला तो? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी और स्थानीय स्तर पर प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए मैनिफेस्टो भी जारी करेगी, जिसमें स्थानीय मुद्दों को हम लोग सीधे तौर पर एड्रेस करने जा रहे हैं। चाहे युवाओं की मैनिफेस्टो जनता को कितना लुभा पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद जी, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के ये चुनाव आसान नहीं होंगे, ये अभी से तस्वीर दिख रही है, लेकिन जनता का भरोसा किस पर होगा और जनता को लुभाने में कौन सा सियासी दल कामयाबी हासिल कर पाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।